दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बंगाल के राजनीति में 7 ऐसे घटनाएं हुई है जिन्हें अगर अलग अलग देखें तो वो सामान्य खबरें लगेगी। लेकिन जब इन्हें जोड़ते हैं तो लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में डिनर मीटिंग, गुप्त मुलाकातें, ईसीआई की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट, मद्रासा और अचानक शुरू हुई कार्रवाई। क्या ये सिर्फ संयोग है या बंगाल में नया अध्याय शुरू हो चुका है? नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र शुद्धशील घोष। आज मैं आपके सामने 7 घटनाएं रखूंगा। इन 7 घटनाओं को जोड़ने के बाद फैसला आप करेंगे। क्या बंगाल में ममता को मिट्टी में मिलाने की गिनती शुरू हो चुकी है या ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? कल रात को अचानक एक पिक्चर वायरल हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जेपी नड्डा जी के साथ तृणमूल कांग्रेस का 2 एमपी सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा डिनर कर रहे हैं। ये तो आम छवि हो सकता था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हारने के बाद उनके पार्टी के बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं और जो लोकसभा का एमपीज है उनमें से 28 एमपी से 20 एमपी ने एक अलग सा गुट बना लिया था और उसने डिसाइड किया था एनसीपीआई बोल के एक पार्टी है जिसमें वो ज्वाइन करेंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन तब जो बचा खुचा 8 एमपी थे उनमें से बहुत ही खास चेहरा रखने वाले सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने सख्त मना कर दिया था कि हम ये सारे गुट में नहीं जाएंगे, हम ममता बनर्जी को नहीं छोड़ के जा रहे। सौगत रॉय ये भी बोल दिया था कि उनके पास भी ऑफर था, लेकिन वो ऑफर ठुकरा दिया। वो जितने दिन पॉलिटिक्स करेंगे वो ममता बनर्जी के साथ ही करेंगे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये लोगों के साथ मीटिंग हो रहा है, ये सुनाई दे रहा है। ये जो सारे पार्टी को तोड़फोड़ चल रहा है, ये मानसून सत्रों में बहुत सारे बिल आने वाला है जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और उस 2/3 मेजोरिटी को रीच करने के लिए अभी 6 संसद बचा है। तो ये जो 8 संसद तृणमूल कांग्रेस का अभी भी ममता बनर्जी के साथ है, क्या उनको तोड़फोड़ करने का अभी कोशिश शुरू हो गया है? और इसलिए सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इतना टाइम बिता के उनके साथ अभी डिनर का मीटिंग चल रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट से भी चौंकाने वाला इंसिडेंट होता है जब हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर महुआ मैत्र और कल्याण बनर्जी, जो एंटी बीजेपी और एंटी नरेंद्र मोदी टर्म्स के लिए बहुत ही मशहूर है और जो अभी भी ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी है, वो लोग बंगाल प्रदेश बीजेपी का सभापति समीक भट्टाचार्य जी के साथ 17 मिनट से मीटिंग करते हैं और वो डेट उसी दिन होता है जिस दिन ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी को पूरा सारे सपोर्टर के सामने अपमान करते हैं और उसके बाद कल्याण बनर्जी गुस्से में फुटते हुए वो स्टेज छोड़ देते हैं और नेक्स्ट दिन ही समीक भट्टाचार्य जी के साथ उन लोगों का मीटिंग होता है। तो इसके मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है दिल्ली में। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये शिष्टाचार था और नहीं तो क्या यह संदेश देना था ममता बनर्जी को? लेकिन जो एनसीपीआई वाला गुट का हम बात कर रहे हैं वहां पर भी अभी बहुत सारे घटना घट रही है। सबसे पहले जो चीज हमको सुनाई दिया था कि ये लोग एनसीपीआई पार्टी में ज्वाइन करेंगे और वैसे ही हुआ और उसके बाद स्पीकर साहब के पास ये लोग गए कि हमको एनसीपीआई पार्टी के लिए एमपी के रूप से आप स्वीकृति दे दीजिए। वो लेके बहुत ही लंबा बैठक हुआ, लेकिन हमने देखा वहां पर कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मानसून सत्र चालू हो गया, लेकिन अभी भी ये लोग टीएमसी का एमपी के रूप से ही काम चला रहा है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी पहुंच जाता है स्पीकर के पास और वहां पर जाके वो सीधे बोल देते हैं कि ये लोग जो काम किया है उनके पार्टी का जो संविधान है उनके हिसाब से ये गलत किया है और उस हिसाब से इन लोगों को बहिष्कार होना चाहिए। क्या जो अभिषेक बनर्जी ने डिमांड किया था उसमें कुछ सच था?
क्योंकि उसी के बाद ही हम लोग देखते हैं कि ये जो फैसला है स्पीकर साहब नहीं ले पाता है, और उसके बाद इन लोगों का जो लीडर है सुदीप बनर्जी, वो भागते हुए चले जाते हैं शुभेंदु अधिकारी जी के पास। वहाँ पर लंबे बैठक होता है और हम लोगों को ये भी सुनाई देता है कि शुभेंदु अधिकारी जी अपना सारे काम छोड़ के अभी दिल्ली जाएंगे और ये जो 20 एमपी है सबके साथ बैठक करेंगे। हालांकि वो मीटिंग हुआ नहीं, वो शायद अगले 1-2 दिन में वो मीटिंग हो जाएगा। मतलब ये जो अलग से गुट बना है, एनडीए को सपोर्ट करने वाले हैं, वहां पर भी सब कुछ स्मूथ नहीं है। ये भी अफवाह है वहां पर कि कुछ एमपीज ये देख लिया है कि टेक्निकली ये अभिषेक बनर्जी का जो डिमांड है वो साउंड है और इसलिए उनका एमपी पद जा सकता है। और इसलिए कुछ एमपी ये भी सोच रहे हैं कि ये एनसीपीआई छोड़ के वो लोग वापस ममता बनर्जी के पास जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी के पास जाएंगे तो वो क्या एक्सेप्टेड होंगे, और नहीं तो इनका पद उसके बाद भी जा सकता है। तो इसके मतलब वो सारे चीज लेकर अभी भी बहुत सारे इक्वेशन ऐसे चल रहा है जिसका कोई सीधे सोल्यूशन अभी के लिए नहीं दिख रहा है। अब तक हमने 3 घटनाएं देखे हैं और तीनों घटनाएं में एक ही चीज कॉमन है, दिल्ली, एनडीए और टीएमसी के बड़े चेहरे। लेकिन अभी असली कहानी बाकी है। जब दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का लोकसभा का एमपी ने ये रुक लिया कि अलग से पार्टी ज्वाइन करना है, वहां पर ही बंगाल में इनका जो एमएलए का टीम है वहां पर अलग ही खेल चल रहा है। आप सब लोगों को मालूम है वहां पर ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के लीडरशिप में एमएलए का एक बड़ा सा गुट, मैक्सिमम पार्ट, एक अलग सा पार्ट बना लिया है और वो लोग ममता बनर्जी वाली टीएमसी से दूरी बना रही है। और जब 21 जुलाई का प्रोग्राम हुआ है तो वहां पर भी वो अलग अलग वो सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। लेकिन ये ऋतव्रत बनर्जी वाला गुट अभी डिमांड कर रहा है कि वही है असली वाला तृणमूल, और इसलिए पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो फंड है, ये सब उनको मिलना चाहिए। और उसके हिसाब से उन्होंने ईसीआई के पास अपना डिमांड भी रख दिया है। लेकिन ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इतना जल्दी से हार मारने वाला नहीं है और इसलिए उन लोगों ने भी अपना डिमांड ईसीआई के पास रखा है। ईसीआई ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के मांग किया है और उस डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जो डेडलाइन दिया गया था, ये ऋतव्रत वाला गुट 2 बार वहां पर फेल किया है। और इसलिए ममता बनर्जी अभी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को, बोलता है कि आप जितना टाइम उनको दे रहे हो, 2 बार डेडलाइन फेल करने के बाद ये लोग फेक प्रोपागेंडा चलाने के लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये टाइम नहीं देना चाहिए। तो ये अगर टग ऑफ वॉर होता है तो वो फाइनल विन किसके पास होगा? क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अपना पार्टी का लोगो और पार्टी का फंड बचा पाएंगे, और नहीं तो क्या ऋतव्रत बनर्जी फाइनली वो छीन लेंगे? क्योंकि ये लोग 2 अहम स्टेप ऑलरेडी ले चुका है। जो तृणमूल कांग्रेस का हेड ऑफिस हुआ करते थे कलकत्ता में, वो वाला इन लोगों के पास आ गया है और दिल्ली में भी ये लोग एक परमानेंट पार्टी ऑफिस करने का सोच रहा है और उसमें उसको मदद भी मिल रहा है। तो इसके मतलब इस टग ऑफ वॉर में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी क्या पीछे हट रहा है धीरे धीरे? ये सिंबल सामने आ रहा है और ये पिक्चर जब क्लियर हो जाता है तब और एक मजेदार इंसिडेंट सामने आता है। अभिषेक बनर्जी क्या देश छोड़ के भागना चाहता है? जब 2026 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब से ये अफवाह फैला गया था कि अभिषेक बनर्जी ये देश छोड़ के भागने के लिए टिकट खरीद के रखा है। कुछ मीडिया ये भी रिपोर्ट किया है कि अभिषेक बनर्जी ने देश छोड़ के भाग गया था, लेकिन उनको दुबई जाके वापस इंडिया आना पड़ा। और उसके बाद ही बार बार हम देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी डिमांड कर रहे हैं, उनके आंखों में बहुत बड़े प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको बाहर जाना, यूएस जाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये जो चाल है ये हाईकोर्ट ने पकड़ लिया है। जब अभिषेक बनर्जी ये सारे चीज लेके सवाल करते हैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट सीधे मना कर देता है, बोलता है पहले आप एसएसकेएम हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल को ममता बनर्जी खुद डिमांड की थी कि एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहां पर जाओ, आंखों के ट्रीटमेंट करो और वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डॉक्टर है उनके नेतृत्व में एक बोर्ड बनाओ, एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करो, हम वो रिपोर्ट देखना चाहते हैं जहां पर यह क्लियर मेंशन होना चाहिए
लिए आपके आंखों में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूरे इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, फिर हम सोचेंगे। अभिषेक बनर्जी देख लिया कि वो फंस गया है, ऐसे रिपोर्ट वो नहीं ला पाएंगे। और ऊपर से एक रिपोर्ट तब आ जाता है जो बहुत वायरल हो जाता है। अभिषेक बनर्जी जहां पर जाके ट्रीटमेंट करते हैं उस आंखों के डॉक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होता है, तो किस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है? तो ये सब चीज जब हो रहा है तब अभिषेक बनर्जी पहुंच जाता है भागते हुए सुप्रीम कोर्ट। वहां पर उनका मामला एक्सेप्टेड होता है, उसका हियरिंग भी बचा है। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे और फिर इंडिया छोड़ के बाहर जा पाएंगे? अगर सच में ये होता है तो जो भाजपा का सपोर्टर है, जो आम जनता है, वो गुस्से में टूट पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अभिषेक बनर्जी एक बार अगर बाहर जाएंगे तो जैसे उनका जो सबसे बड़ा शागिर्द हुआ करते थे विनय मिश्रा, जो अभी भानुआतू में चले गए हैं, जो कोल स्कैम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, ऐसे अभिषेक बनर्जी भी करने वाला है। किसी भी हाल में उसको देश छोड़ के नहीं देना चाहिए। बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, डिफेंड कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को बाहर मत जाना दीजिए। अगर वो जाता है तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसमें मुसीबत आ जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या वो मानेंगे? अभिषेक बनर्जी क्या फाइनली जा पाएंगे? और एक बार जा पाता है तो क्या वापस आएंगे? बहुत सारे कठिन सवाल यहां पर उठ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने राजनीतिक घटनाएं देखी है, लेकिन अब प्रशासनिक कार्रवाई भी बहुत तेज होती हुई दिख रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां पर पूरे तस्वीर बदलते हुई नजर आ रही है। अभी तक आपने क्या देखा? दिल्ली में ये जो एमपीज है उनका मीटिंग हो रहा है, उनके बहुत सारे इक्वेशन चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ उसको संभालने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी को वहां पर जाना पड़ रहा है। ऊपर से ये जो ऋतुव्रत वाला पार्ट है वहां पर भी टग ऑफ वॉर चल रहा है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हो रहा है। और इन बिटवीन ये जो ममता बनर्जी का वोट बैंक था और उनका जो करप्शन का साम्राज्य था, वो दोनों जगह पे शुभेंदु अधिकारी का सीधे वार हो जाता है। पहले इंसिडेंट आता है बीरभूम से, जिस बीरभूम का नाम आप सब लोग जानते हैं अनुब्रत मंडल के नाम से, गो तस्करी में जिसके सबसे बड़ा भूमिका था और जिसको तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा, जिनको बेटी को भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, अभी वो बेल में है। वहां पर रिसेंटली एक पुलिस का एक्टिविटी होता है और वो बहुत ही चौंकाने वाला, जहां पर हम देखते हैं एक छोटे से घर है जिसके घर में एसी नहीं है, कोई बाहर से देखा जाए तो महल जैसे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वहां सुबह से पुलिस घेर लेते हैं और फिर पैसा गिनने का जो मशीन है वो वहां पर लेके जाना पड़ता है। फाइनली एंड ऑफ द डे जब रिकवर होता है तो 15 किलो गोल्ड और उसके साथ साथ 20 करोड़ रुपए ये सारे वहां से बरामद होता है। और ये जो अगर टीएमसी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, उनके पास इतना पैसा है तो जितना ऊपर लेवल में जाओगे तो वहां पर कितने सारे चीज होंगे। सबसे बड़ी बात है यहां पर ऐसे इंसिडेंट टीएमसी वालों के साथ पहले बार नहीं हो चुका है। हमने एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी का केस भी देखा है, जहां पर उनके गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। तो इसके मतलब इतने दिन जो काम ईडी सीबीआई वाले करते थे वहां पर अभी शुभेंदु अधिकारी का पुलिस सीधे आक्रमण करेंगे। और ऐसे ही जो करप्शन पिछले 15 सालों से हुआ है, जहां पे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनका तृणमूल कांग्रेस ने पूरा बंगाल को लूट लिया था, अभी क्या वो रिकवर होना चालू हो जाएगा? लेकिन इससे भी बड़ी वार शुभेंदु अधिकारी ने छेड़ दिया है जब खारिजी मदरसा के ऊपर एक्शन लेने का काम चालू हो गया है। आपको मालूम है ये जो खारिजी मदरसा है इसके मतलब है अनऑथोराइज मदरसा। तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में ये खारिजी मदरसा पिछले कुछ सालों में भयंकर मात्रा में बढ़ चुके हैं। और ये सारे मदरसा में पैसा कहां से आ रहा है किसी के कुछ मालूम नहीं है। जो रिपोर्ट इनिशियली आया है वहां पर दिखा जा रहा है कि यहां पर धर्मीय शिक्षा देने के लिए ये फंडिंग आ रहा है और वो फंडिंग भारत से नहीं, भारत के बाहर से आ रहा है। और यहां पर जो कार्रवाई हो रहा है वहां पर बहुत सारे एंटी नेशनल एक्टिविटी भी हो सकता है। इसका सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जहां पर बहुत सारे संदेह हो रहे हैं वो सारे मदरसा बंद करना चाहिए। तो इसके मतलब जो बुद्धदेव भट्टाचार्य, मतलब ममता बनर्जी के पहले जो सीएम हुआ करते थे वामपंथियों का, उन्होंने जिस
जिस बात का जिक्र किया था कि ये खारिजी मदरसा यहाँ पर टेररिज्म के साथ कुछ तो ताल्लुक है, वही वाला चीज 15 साल से ममता बनर्जी ने सुधारने के जगह में उसका बढ़वा दिया था, और अभी शुभेंदु अधिकारी को मौका मिलते ही उसका पूरा छानबीन हो रहा है। और ये जो सिस्टम जो पूरा भारत का इंटरनल सिक्योरिटी को तहस नहस कर सकता है, वहां पर डायरेक्ट वार होगा। और यहां पर अगर ये सारी चीज होता है तो ममता बनर्जी का वोट बैंक में डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, उनका वापसी आने का जो चांस था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसके मतलब दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हर जगह में जो स्टेप्स लिया जा रहा है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जी का अहम भूमिका है, वहां पर ममता बनर्जी का पॉलिटिकल वापसी आने का सारे चांसेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ये सारे घटनाएं एक ही समय पर हो रही है तो क्या बंगाल सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि संगठनात्मक और प्रशासनिक बदलाव की तरफ भी बढ़ रहा है? इतिहास गवाह है, राजनीति में सबसे बड़े बदलाव चुनाव के दिन नहीं होते हैं। उनकी शुरुआत बंद कमरे की बैठकों, छोटे छोटे संकेतों और प्रशासनिक फैसले से ही होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बंगाल भी उसी दौर में प्रवेश कर चुका है? आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।